नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आज से सरकारी विद्यालय पुनः खुलने जा रहे हैं। इस नई गाइडलाइन के अनुसार 50% स्टाफ ही विद्यालय में उपस्थित होगा और 50% स्टाफ फील्ड में रहकर अपना कार्य करेगा। इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत आज का पहला दिन विभिन्न अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का शाला की व्यवस्थाओं को सुधारने, शाला में साफ सफाई, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्थाओं में पूरा व्यतीत हुआ। इसी के चलते हमने आज महता मूलचंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीमान निदेशक महोदय के आदेशानुसार आज से विद्यालय खुले। इन आदेशों के तहत कहा गया था कि 50% स्टाफ ही स्कूल में आएगा, 50% स्टाफ फील्ड में अपना वर्क करेगा। इन्हीं आदेशों के तहत आज प्रथम दिन स्कूलों में अध्यापक, प्रधानाध्यापक सहित कई लोग सफाई व्यवस्थाओं को माकूल करते नजर आए। साथ ही सभी लोगों द्वारा कोविड एडवाइजरी की भी पालना की गई। इन व्यवस्थाओं के तहत यह भी कहा गया है कि 19 तारीख के बाद से सभी कक्षाएं ऑनलाइन ली जाएगी। सब विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और इन व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक अपने अध्ययन संबंधी सामग्री को विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। खुली है, टीचर्स भी आए हैं, तो किस प्रकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए पढ़ाई करवाई जाएगी या बच्चों की उपस्थिति होगी? कितने, अगर होगी तो कितने % बच्चे आएंगे? देखिए, नया सत्र शुरू हुआ है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ नए सत्र की। आज के निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार हमें 50% उपस्थिति शिक्षकों की विद्यालय में करनी है, इसलिए हमने 50% को बुला करके उस आदेश की पालना की है और कोविड गाइडलाइन की पालना पूर्णतः की है। विद्यालय में काफ़ी दिनों से बंद था विद्यालय, तो साफ़ सफाई सुचारू करवा कर सैनिटाइज भी करवाया है। तो इस तरह से पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस चीज़ का कि किसी भी तरह की गाइडलाइन की पालना नहीं हो नहीं पाए, ऐसा नहीं किया जा रहा है। बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षण देंगे, इसलिए बच्चों का भविष्य उनकी ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा रहेगा। विभाग हमारा इस तरह की तैयारी कर रहा है कि उनको इस सत्र में अभी, क्योंकि कोविड का जिस तरह का अभी भय वातावरण है, उसमें बच्चों को बुलाना उचित नहीं होगा और ना ही हमें ऐसे निर्देश मिले हैं कि हम जो है बच्चों को यहाँ बुलाएं। तो इसलिए हमें उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप बना करके नए उनमें जोड़ करके बच्चों को नया शिक्षण से जोड़ना है और सब अध्यापक उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, उन्हें होमवर्क भी देंगे और इस तरह से आगे पढ़ाई सुचारू जारी रहेगी।
अभी 19 तारीख तक तो अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जैसी भी निदेशक महोदय के आदेश आएंगे हमें उनकी पालना पूर्णतः करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी सार्थक है? हाँ जी, ऑनलाइन तो पढ़ाई होगी, हाँ जी। वो बच्चों के लिए कितनी सार्थक है? ऑनलाइन पढ़ाई देखिए, अभी आज का जो वातावरण है इसमें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़े हैं। अब हमारा प्रयास यही रहता है कि वो बहुत अच्छे से सीखें समझें। की बात करें हाँ ऑनलाइन जी, पढ़ाई में बच्चों का कितना योगदान रहा? बच्चे काफ़ी जुड़े रहे हैं। हाँ, कुछ % बच्चे ऐसे हैं कि जिनके यहाँ ये साधन नहीं थे, तो जिसके कारण से वो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाए, लेकिन उन्हें घर जा कर के शिक्षकों ने होमवर्क दिए, उन्हें जो नहीं समझ में आया उनको अलग से बुला के बच्चों को जो वर्कबुक दी गई थी उनको समझाया, इस तरह से उनको पढ़ाई से जोड़ा है, तो बच्चों को उसका फ़ायदा मिला है, ऐसी बात नहीं है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन यदि बीकानेर वासी ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही दिखाते रहे और इसे ही अगर कोरोना एडवाइजरी की उल्लंघन करते रहे तो कोरोना की तीसरी लहर से बीकानेर को कोई नहीं बचा सकता। जहां एक और ब्लैक फंगस, येलो फंगस के खतरे से बीकानेर अभी उबर ही नहीं पाया है, वहीं इस बेहद संक्रमण काल में लोगों द्वारा बिना मास्क बेपरवाह इधर उधर घूमना कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देता नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े के कारण बीकानेर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है, लेकिन इस बीच बीकानेर वासियों द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति दिखाई गई घोर लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को खुला निमंत्रण देती नजर आ रही है। लोग बिना मास्क इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, यहाँ तक कि यदि कोई बाजार से सब्जी लेने भी जा रहा है या कोई अन्य वस्तु भी लेने जा रहा है तो वह भी बिना मास्क ऐसे घूम रहा है जैसे कोरोना संक्रमण का तो डर ही नहीं रहा। डबल 20046 हाँ। बहुत नुनके है बीमारी में, बहुत नुनके है, बहुत बीमारी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के सानिध्य में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिलीप भाटिया ने अपने 45वें जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान महादान का संकल्प लिया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी दिलीप भाटिया के 45वें जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान का आयोजन आशीर्वाद भवन में आयोजित किया गया। मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में स्वप्रेरणा से रक्तदान कर पुण्य में भागीदार बने। आपके रक्तदान से किसी का अमूल्य जीवन बच सकता है। ऐसे ही सेवा के भाव से उत्प्रोत हो आशीर्वाद भवन में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री भंवर सिंह भाटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल गहलोत सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।
अरे भाई, अरे अरविंद, रोने वाला खड़ा हो जाओ साइड में, टीवी से खड़ा हो जाओ, इन्हें दोनों बीच में अरे यार क्षेत्र की बात हो या प्रभारी वाले जिले की, जहाँ एक तरफ प्रभारियों में बहुत सारी बातें हो रही है, तो क्या अब तक जो आप घूमे हैं, कितने गांव गए आप, तो क्या फीडबैक है? एक महीने से सेकेंड वेव आई, उसके थोड़े समय बाद में प्रारंभ होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों में ग्राम पंचायत स्तर पर और ग्राम स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई। मैंने पिछले एक महीने में मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में 85 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत में जाकर के ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी के लोगों से, निगरानी समिति के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात की और इन 85 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सबसे छोटी इकाई होती है उप स्वास्थ्य केंद्र, सारे संस्थानों का मैंने बाकायदा निरीक्षण किया है और वहाँ दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित है अथवा नहीं है, वहाँ किन संसाधनों की आवश्यकता है। और मैंने इस दौरान जो महसूस किया, बड़े हॉस्पिटल्स में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ हमारा विधायक कोटा किया है। 3 करोड़ का कोटा कोविड वैक्सीन 18+ के लिए सभी विधायकों ने दिया, उसी तरह से मैंने भी दिया। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 6 एम्बुलेंस, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6 CSC है, वहाँ 6 एम्बुलेंस दिए मेरे MLA कोटे से। और इन 6 CSCs में जो संसाधन कम थे, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, चाहे दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, चाहे बेड्स हैं, सभी इक्विपमेंट्स की और सारी आवश्यकताओं की मैंने लिस्ट ली और विधानसभा क्षेत्र के तमाम हॉस्पिटल्स में करीब 50 लाख रुपए की लागत से ये सारी सुविधाएं इन हॉस्पिटल्स में दी है। इस दौरान में भी भामाशाहों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। मुझे मेरे मित्र या बीकानेर के भामाशाहों ने करीब 2 दर्जन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। दिलीप भाटिया जी, जिनका जन्मदिन है, उनका ब्लड डोनेशन कैंप है, इन्होंने भी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। और मैंने एक बात तय की कि हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, हमारी ANM है, हमारे BLO हैं, हमारे दूसरे टीचर्स हैं, उन सबको भी हमने सम्मानित किया। गांव में जाकर के, सब सेंटर में जाकर के
और सेकंड वेव की जहाँ तक बात अभी चल रही है, थर्ड वेव की जो बात चल रही है, संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने थर्ड वेव की तैयारियों के लिए पूरी एक कार्य योजना बनाई है और उस कार्य योजना के तहत हमारे जिले के हॉस्पिटल पर ज़्यादा प्रेशर नहीं हो और CHC लेवल पर, तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ICU बनाना और तमाम तरह की सुविधाएं देना, बेड। जन्मदिन है, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया है? कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी की दूसरी लहर में आज मेरा 45वां जन्मदिवस है। इसके अवसर पर मेरे साथियों ने एक ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है। ब्लड डोनेशन अभी ये जो कोविड की महामारी चल रही है इसमें ज़रूरतमंद लोगों को काम आएगा। युवाओं में बहुत उत्साह है, 200 के लगभग हो चुकी है और आगे भी ये जारी रहेगा ब्लड डोनेशन का कैंप। और हम लोगों ने ऑक्सीजन की कमी देखते हुए प्रत्येक ब्लड डोनर को एक अश्वगंधा का पेड़, मास्क, सैनिटाइजर दिया है ताकि लोग पर्यावरण की तरफ आकर्षित हो। कुछ दिनों पूर्व भुट्टो के चौराहे स्थित दरगाह पर निर्माण कार्य के विरोध में भाजपा जसुसर गेट मंडल द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी जसुसर गेट मंडल द्वारा जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग की गई है कि भुट्टो के चौराहे पर दरगाह कमेटी द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से निर्माण कराने के विरोध में कार्यकर्ताओं पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनका विरोध किया गया। यह ज्ञापन विजय उपाध्याय द्वारा दिया गया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल आई तेज आंधी और बरसात ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन आज वही सूर्य की तेज तपिश और उमस ने बीकानेर वासियों का हाल बेहाल कर दिया। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा गर्मी को और बढ़ावा देता नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो गर्मी के चलते लोग इस वीकेंड कर्फ्यू में घर में रहते हुए थोड़ा सुकून की सांस ले रहे हैं। 2 दिन पहले बीकानेर में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद एक बार फिर आज सूरज ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते तापमान में अचानक से गिरावट आई थी, तो वहीं सोमवार को सवेरे एक बार फिर सूरज की तेज गर्मी ने अपना एहसास बीकानेर वासियों को करा दिया। सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, जिसके दोपहर होते होते 43 से 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की आशंका है और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल तक वातावरण में जो नमी थी वह सूर्य की तेज गर्मी के चलते सोमवार को आधी होकर रह गई। सोमवार को वातावरण में नमी 25% दर्ज की गई। इन सब के चलते हवा का दबाव कम और उमस अधिक रही। क्या कहना चाहेंगे? आज धूप बहुत तेज है, गर्मी भी है, ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, अभी तो गर्मी का तेवर अभी तेज हुआ नहीं है, अभी जल्दी जल्दी तेज होने जा रहा है। अगर गर्मी तेज पड़ेगी तो मौसमी बीमारियां भी बढ़ेंगी और मौसमी बीमारी बढ़ने के लिए अस्पताल प्रशासन को अभी से इंतजाम करने चाहिए। अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, उसके बाद में गर्मी भी आएगी, गर्मी से भी बीमारी, मौसमी बीमारी, उससे भी हमें जूझना पड़ेगा। इसलिए हॉस्पिटल प्रशासन को अभी से भी गर्मी के इंतजाम में जो बीमारी होती है उसका इंतजाम करने चाहिए। जो टेम्परेचर आज बढ़ा है, आदमी को घर से निकलने के लिए किन किन अभी तो क्या जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। अभी जब तक मानसून नहीं आता, मानसून कब तक आएगा उससे टेम्परेचर बढ़ेगा।
मगर अभी क्या जो कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे जनता को अभी क्या है कि मार्केट भी बंद है। कल से अगर लॉकडाउन और खुलता है तो जनता को बाहर भी निकलना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन को भी और हॉस्पिटल प्रशासन को भी अभी से जो मौसमी बीमारियाँ होती है, अगर उससे कोई ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं तो उसके इंतजाम अभी से करने पड़ेंगे, जिससे आगे के लोगों को राहत मिल सके। रेलवे कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनाने का दबाव सोशल मीडिया और ट्वीट के जरिए लगातार किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की घोषणा की मांग को लेकर सोमवार को ट्वीट के जरिए अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन बीकानेर मंडल में सूरतगढ़, हनुमानगढ़, भटिंडा, सिरसा, हिसार, सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़, बीकानेर, लालगढ़ समस्त शाखाओं द्वारा अपनी अपनी टीमें बनाकर कर्मचारियों से ट्वीट करवाया गया। कॉम अनिल व्यास, जोनल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने कहा कि कर्मचारियों में इस विषय में रोष है कि जब प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने कोविड की पहली लहर और दूसरी लहर में रेल कर्मचारियों के द्वारा की गई सच्ची निष्ठा से कार्य की प्रशंसा की, तो वहीं उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स की घोषणा क्यों नहीं की गई। अनिल व्यास ने कहा कि केंद्र और रेल प्रशासन से यूनियन मांग करती है कि रेल कर्मचारियों को अविलंब फ्रंटलाइन वर्कर्स की घोषणा करे। बीकानेर मंडल में आज सुबह 9 बजे से ही कर्मचारी स्वयं से ही अपनी ये मांग ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अभियान शाम 7 बजे तक चलेगा। बीकानेर मंडल में लगभग 5000 ऐप पूरे जोन में 30,000 के करीब ट्वीट किया जाएगा। मंडल कार्यालय में आज कॉम प्रमोद यादव, मोहम्मद सलीम कुरैशी, गणेश वशिष्ठ, शिवानंद, नवीन, संजय हर्ष, पवन, मोहम्मद आमीन, संजय कुमार के साथ अन्य साथियों ने भी ट्वीट किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की पिछले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई थी और उस मीटिंग में पूरे इंडियन रेलवे के ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल हुए थे और उन लोगों ने यह तय किया कि रेलवे वर्कर जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा काम करने वाले वर्करों में आता है, क्योंकि सभी तरीके के संसाधन बंद हो गए थे, परिवहन के साधन बंद हो गए थे, परंतु रेलवे जो है वो लगातार, चाहे वो ऑक्सीजन की मांग को लेकर के ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई हो, समस्त प्रकार के खाद्य सामग्री को पहुंचाने का काम किया हो, तमाम तरीके की जो सुविधाएं आम इंसान को चाहिए उस सुविधा को जो है रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किया। और उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहने का भी काम किया कि कोरोना वायरस जो है वायरल घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक रेलवे कर्मचारियों को कोरोना वायरस घोषित नहीं किया गया है। उसी को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में ये फैसला किया गया कि 7 जून को पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से हम भारत सरकार को जगाने का काम करेंगे और आज इसी कड़ी में 7 जून को बीकानेर मंडल पर और तमाम पूरे जोन में आज और पूरे भारतीय रेल में जो है रेल के कर्मचारी भारतीय सरकार को जगाने का काम कर रही है कि रेलवे कर्मचारियों को कोरोना वायरस माना जाए, क्योंकि फ्रंट लाइनर में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस मान करके फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए, ताकि जो भी फ्रंट लाइनर का दर्जा दिया जा रहा है उसमें रेलवे कर्मचारी भी उसमें शामिल हो सके। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शांति प्रतिष्ठान तुलसी समाधि स्थल का आज किया अवलोकन। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने शांति प्रतिष्ठान आचार्य तुलसी समाधि स्थल का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जैन मुनियों की बनाई गई दीर्घा का अवलोकन किया और इस अवलोकन के दौरान जैन मुनियों, उनके जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए त्याग के बारे में जानकारी ली।
हाँ किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। एक बच्चे की हमेशा ये तमन्ना रहती है कि उसके माता पिता हमेशा उसके साथ रहें। और यदि हम बात करें माता पिता के 50वीं शादी की वर्षगांठ की, तो यह बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जिसे ये बच्चे यादगार के रूप में मनाना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ कार्य सोनी परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया जब पिता देवचंद सोनी और मां शारदा देवी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विनोद सोनी, मनोज सोनी द्वारा आज न सिर्फ पीबीएम अस्पताल में, सैटेलाइट अस्पताल में 1000 भोजन की थाली का वितरण किया गया, अपितु साथ ही साथ सैटेलाइट अस्पताल में भी ज़रूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया। सुबह से गंगा शहर स्थित सैटेलाइट अस्पताल के पास गायों को चारा दिया गया। इसके साथ साथ रामदेव मंदिर में भी एक कूलर का दान दिया गया। 51,000 रुपये गंगा शहर में मृत कोविड मरीजों की सहायतार्थ भी दिए गए। 50 वर्षों के वैवाहिक जीवन सफर पुण्यकर्मों के साथ निभाया है, तभी लगातार सेवा कार्यों से जुड़े रहने का अवसर ईश्वर ने देवचंद शारदा देवी सोनी को दिया। यह बात श्री कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी ने देवचंद शारदा देवी सोनी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ अवसर पर आयोजित परमार्थ कार्यों के अवसर पर कही। अलौकिक फाउंडेशन के माध्यम से देवचंद शारदा देवी सोनी की ओर से 1000 भोजन थाली पीबीएम में मरीजों को दी गई। इस सेवा कार्य में उपस्थित मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने कहा कि सोनी दंपत्ति द्वारा श्रेष्ठ पुण्य कार्य का परिणाम है कि परिवारजनों द्वारा ढेर सारे सेवा कार्य करके वैवाहिक वर्षगांठ को सेवा के रूप में मनाया जा रहा है। कमल गहलोत ने बताया कि देवचंद शारदा देवी सोनी के पुत्रों मनोज सोनी, कमल सोनी, विनोद सोनी, संजय सोनी के सानिध्य में 1000 भोजन थाली, शीतल जल सेवा व सुजान देसर स्थित काली माता मंदिर के पास गौचर में निराश्रित गोवंश के लिए करीब 20 क्विंटल हरा चारा डलवाकर गौ सेवा कार्य किया गया है। इसके साथ साथ गंगाशहर स्थित रामदेव मंदिर में एक कूलर का भी दान दिया गया। साथ ही नागरिक सेवा समिति को 51,000 रुपये का दान दिया गया है और साथ ही साथ 2 परिवारों के राशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्री देवचंद और श्रीमती शारदा देवी सोनी की शादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर गंगाशहर चिकित्सालय में एक बरामदे और 2 ओपीडी कक्ष का भी निर्माण करवाकर भेंट किया गया। संस्थान की ओर से, सोनी परिवार की ओर से ये पानी की व्यवस्था यहाँ पिछले 11 साल से, और आज ये यहाँ पे उनकी 50वीं शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं गरीबों को खाना वाना देके, और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे। यहाँ पीबीएम परिसर में और भी बीकानेर में वार्डों में भी खाना पहुँचाया गया है। 1000 थाली पहुँचाई है, तो मैं इनके काम की बहुत सराहना करती हूँ। साथ में आम जन से, सभी से जो सक्षम है वो सेवा करे, ये मैं उनसे अपील भी करती हूँ, क्योंकि भगवान ने आपको सक्षम बनाया, तो आप अपनी खुशियाँ, अपने त्यौहार उन सबके साथ बांटें और सेवा ही धर्म समझ के ये काम, पुण्य काम करें। देखिए, सफाई व्यवस्था चूँकि लॉकडाउन है तो हम काफ़ी स्पीड से कर पा रहे हैं। पूरे वार्डों में सफाई कर्मचारी पूरे जा रहे हैं, प्लस निगम के सारे जो संसाधन है वो सफाई व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और साथ ही बरसात को देखते हुए निगम के क्षेत्राधिकार में जितने भी नाले आते हैं उनकी सफाई करवाई जा रही है, और जो जहाँ कंडीशन थोड़ी सी खराब है या आप कह सकते हो नाले टूटे हुए हैं, उनकी मरम्मत के भी निर्देश दिए गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।